तो सभी लोग आ चुके हैं, काफ़ी बच्चे आ गए हैं, ज्वाइन कर लिया, कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं धीरे धीरे। तो बच्चों, आज हमारे बीच में अद्वैत श्रीवास्तव है, जो कि बीआईटी दुर्ग यहाँ पे कॉलेज है, छत्तीसगढ़ के अंदर में। अच्छा कॉलेज माना जाता है और वहाँ से पास आउट है 2022 टू। के। और अद्वैत 22 में इन्होंने फाइनल ईयर में जब थे तो उन्होंने रैंक भी लाई थी गेट में। और ये उस समय की बात है जब लॉकडाउन चल रहा था, तो लोगों को लग रहा था दुनिया खत्म हो जाएगी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस समय ये लोग पढ़ाई को चूज किए कि घर में हैं, खाली बैठे हैं, चलो यार ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं, अब तो ऑफलाइन का कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास में। बहुत अच्छा ग्रुप था इनका, बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया इन लोगों ने। इनके साथ में जिसका 25 आया था ना, हम सोमिल सोमिल सर। सुमिल भी था इनके साथ में, उसका भी 25 रैंक आया था। और इनकी भी रैंक 400 समथिंग, फाइव। 405 ना। हम्म। 405 थी इनकी भी रैंक फाइनल ईयर में, और बहुत अच्छी रैंक मानी जाएगी कि फाइनल ईयर में आप इतने अच्छे रैंक लेके आ रहे हैं। इनका एडमिशन उस समय में आईआईटी गुवाहाटी में भी इनको ऑफर आ गया था एमटेक करने के लिए। और लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम लिखा था उस टाइम में ट्रिपल आईटी हैदराबाद का, तो वो भी एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर कर लिया था। तो वहाँ से भी इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, मतलब दोनों जगह से अपॉर्चुनिटी थी, आईआईटी गुवाहाटी से भी और ट्रिपल आईटी हैदराबाद से। तो उन्होंने ट्रिपल आईटी हैदराबाद चूज़ किया, उसके बारे में ये खुद बताएंगे कि उन्होंने चूज़ किया। ठीक है, फिर उन्होंने वहाँ पे एमटेक कंप्लीट किया, 24 के अंदर में कंप्लीट हो गया, 22 पास आउट थे, 2 साल एमटेक किया, उसके बाद आईटी इंडस्ट्री में गए। उसके बारे में ये खुद डिस्कस करेंगे आईटी इंडस्ट्री में कैसे गए, और उन्होंने फिर वहाँ से इन्होंने अभी इस समय करंटली ये इसरो के अंदर में जॉब कर रहे हैं। कैसे सिलेक्शन हुआ इसरो के अंदर में इनका, ये खुद ही आपको डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे कैसे एग्जाम होता है, क्या पैटर्न होता है। बहुत सारी बातें इनसे हम करेंगे, इसरो और गेट में क्या फ़र्क है, क्या सब्जेक्ट है, क्या पैटर्न्स हैं। ठीक है, आईटी में क्यों नहीं रहे या इसरो में क्यों आ गए, सारी चीज़ें हम एकदम डेप्थ में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके अद्वैत से। तो अद्वैत, वेलकम आई गेट फैमिली में वापस। और यस, बहुत अच्छा थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देख कर कि आप लोग हम्म। अच्छा ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ। यस सर। सर हमें भी बहुत अच्छा लगता है, आप हमेशा हम टच पे रहते हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ती है मुझे आज, अभी कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपसे, जब इसरो में जो है सिलेक्शन हुआ था मेरा, उसमें भी मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, सीनियर्स का नंबर लिया, बात किया। सो एक बहुत अच्छा हमारा आई गेट फैमिली है पूरा, जब ज़रूरत पड़ती है हर कोई रेडी रहता है मदद करने के लिए। तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ अवर आई गेट फैमिली। तो यस। यहाँ पर सब लोग दिल से कनेक्टेड है, यस यस सर, हाँ हाँ। गेट से पहले भी और गेट के बाद भी। यस एग्जैक्टली। ठीक है। आप एक बार आईगेट में आ गए मतलब आप परमानेंट आईगेट के पार्ट हैं, आपको जब जरूरत पड़ेगी सिद्धार्थ सर हैं, हम लोग हैं, हमारे सीनियर्स हैं, सब हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो अद्वैत, सबसे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड डिस्कस कर दो आप, कि यस यस। स्कूलिंग बारे में कहाँ के रहने वाले हैं और आपने कॉलेज कहाँ से कंप्लीट किया, अभी इतना ही कंप्लीट पहले बता दो आप, फिर उसके बाद धीरे यस धीरे यस। क्वेश्चंस आगे तो फॉलो। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने लाइक हर कोई जैसे रहता है 11th 12th में आईआईटी जाने का सपना रहता है, मेरा भी एक सपना था। बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस एग्जाम का वो 3 घंटा बहुत मैटर करता है, जैसे बोलते हैं, बहुत मेहनत किया था बट वो 3 घंटे में मैंने मैसअप कर दिया, तो आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक इट। बट उस दिन ही मैंने सोच लिया था कि अभी मैं अगर बैचलर्स नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करनी है, मुझे अच्छे कॉलेज से करना है, एंड गेट इज द ओनली ऑप्शन। तो मैंने उस समय डिसाइड कर लिया था कि मुझे हायर स्टडीज जाना है एंड मुझे गेट करना है, एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ टू क्रैक, मतलब टू परस्यू गेट। बिकॉज गेट से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। सो मेन मेरा वही था, मुझे ऑप्शन मिला था जीसी रायपुर, गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर में, या फिर बीआईटी दुर्ग, बीआईटी दुर्ग जाने का। मैंने बीआईटी दुर्ग इसलिए लिया क्योंकि आई गेट मुझे सर से पढ़ना था, आई गेट भिलाई पे था। तो मैं था कि मुझे बीआईटी दुर्ग लेना है, ठीक है, मुझे क्योंकि गेट की तैयारी करना है। तो यस, 2018-22 बैच का हूँ मैं, एंड फ्रॉम फोर्थ सेमेस्टर आई गेस मैंने आई गेट ज्वाइन कर लिया था, एंड फ्रॉम डे वन मेरा सिर्फ एक ही था कि मुझे गेट क्रैक करना है, एक अच्छे कॉलेज से मुझे एमटेक करना है। सो मैं सबको यही बोलूंगा कि आप जो भी हैं, एक आपके पास मोटिव होना चाहिए कि आप गेट क्यों करना चाह रहे हैं। मेरा था कि मुझे एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करनी है, एक अच्छा इन्वायरमेंट देखना है मुझे कि कैसा रहता है टायर वन इंस्टीट्यूट में, कैसा इन्वायरमेंट रहता है। तो दैट वाज द रीजन कि आई परसूड गेट। तो इस अद्वैत, अभी जो बच्चे हैं इसमें मोस्टली सभी लोग इसरो के पैटर्न्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और सभी इसीलिए आज यहाँ पे कलेक्ट भी हुए हैं कि हम्म। इसरो का एग्जाम कैसे होता है, क्या होता है, कैचबिलिटी। तो वन बाय वन क्वेश्चन मैं आपसे पूछते जाता हूँ, आप उसका रिप्लाई करते जाएंगे, यस यस। सिस्टमेटिक ढंग से लोगों को पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि इसरो का जो एग्जाम आप लोग देते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है। सर एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो पर्टिकुलर जो भी स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको अगर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक गेट है कि आप नहीं है, जब भी आप इसरो का फॉर्म भर रहे हैं यू शुड बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम। ओके, मतलब जैसे कंप्यूटर साइंस में, तो कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी ब्रांचेस अभी इन्वॉल्व हो गई, डेटा साइंस,
मशीन लर्निंग? ऑल ब्रांचेस आर एलिजिबल। आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो कंप्यूटर साइंस की, जैसे कंप्यूटर साइंस विद एआई है, या कंप्यूटर साइंस विद मशीन लर्निंग है, सो ऑल द ब्रांच आर इंक्लूडेड इन कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम ऑफ किसी को इसरो। प्रॉब्लम नहीं जाएगी ना इसमें? नहीं नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं वो सीएस में एग्जाम लिखेगा? है। यस, वो सीएस में एग्जाम लिख सकता है। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया कि एलिजिबिलिटी आपका बीटेक है, यदि आप कंप्यूटर साइंस एआई है, कंप्यूटर साइंस मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस है, मतलब कंप्यूटर साइंस में ही आप कंसिडर होंगे और कंप्यूटर साइंस में आप एग्जाम लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन यहाँ पे, जो अपना इसरो का एग्जाम होता है उसके अंदर में सब्जेक्ट क्या रहते हैं, सिलेबस क्या रहते हैं? ये सो इसरो इसरो ऐसे कोई कंसाइज सिलेबस नहीं रिलीज करता है, बट मोस्टली पूरा गेट का जो जितना सिलेबस है, पूरा गेट का सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यू एडिशनल सब्जेक्ट्स रहते हैं। लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर्स, फ्यू एडिशनल सब्जेक्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछ लेते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पूछ लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ईयर टू ईयर। बट अगर आप गेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं एंड अगर आप वो सब्जेक्ट्स टच नहीं भी किए हैं, देन यू विल बी एबल टू क्रैक इसरो। सो मोस्टली मोस्ट ऑफ द पार्ट 90-95% गेट का सिलेबस रहता है। दैट रिमेनिंग 5-10% आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स रहते हैं। सो वो भी उतना ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप अपने बैचलर्स के टाइम में वो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे रहता है थोड़ा मोड़ा, तो उसके क्वेश्चन सब बना सकते हैं। बट मोस्ट पार्ट इज द गेट सिलेबस। मतलब मेन, मतलब जो इसमें वेटेज है वो गेट का ज़्यादा है। यस, वेटेज गेट सिलेबस है। गेट आपने अच्छे से किया हुआ था, तो पेंसिल से पहले भी बहुत सारे बच्चे हमारे इसरो में गए हैं, उन्होंने गेट ही पढ़ा था और गेट से भी उन्होंने इसरो क्लियर किया और वहाँ तक पहुंचे हो। और जैसे उन्होंने बताया कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वेब टेक्नोलॉजी, वेब, यस, वेब टेक्नोलॉजी वगैरह है। तो माइक्रो प्रोसेसर भी है क्या इसमें? हाँ नहीं सर, माइक्रो प्रोसेसर मतलब ऐसे कोई कंसाइज सिलेबस नहीं है इसरो का, बट जितना मुझे याद है मेरे टाइम में माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चंस नहीं आए थे। ठीक है, मोस्टली गेट के रहते हैं। हाँ, मोस्टली गेट का, तो बच्चों का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सीधे से एक्सेट्रा। मालूम 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 पड़ गया बच्चों आपको कि गेट पढ़ना हम्म। प्लस कुछ सब्जेक्ट हैं जो एक्स्ट्रा है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वेब टेक्नोलॉजी है। ठीक है, यदि उसको आप देख सकते हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका ड्यूरेशन क्या रहता है, कितने घंटे का रहता है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आते हैं? यस, सो मोस्टली इसरो का एग्जाम दो सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है। वन इज टेक्निकल एंड वन इज एप्टीट्यूड। सो दो घंटे का पेपर रहता है। एंड आई इन माय टाइम इट वाज ऑफलाइन। आई डोंट नो इस टाइम वो ऑफलाइन लेंगे कि ऑनलाइन, डिपेंडिंग, वो आपको देखना पड़ेगा। बट 80 क्वेश्चंस रहते हैं इन द टेक्निकल एंड 20 क्वेश्चंस इन द एप्टीट्यूड। सो द मार्किंग स्कीम इज इन टेक्निकल इज +1 -1/3। So this is the marking scheme for technical, and for aptitude there is no negative marking. So mostly 100 questions, 2 hours. That's the pattern of ISRO. 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं? Yes. इसका मतलब ये जो क्वेश्चंस रहते हैं इनका लेवल क्या गेट लेवल तो है, उससे नीचे? गेट से थोड़ा रिलेटिवली इजियर साइड पे रहता है, बिकॉज आप देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, सो वो लेवल थोड़ा कम रहता है। तो आपको बेसिकली एक्यूरेसी और आप कितने फास्ट सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चंस, उसमें पूरा गेम रहता है आपका। ठीक है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है? हाँ यस सर, नेगेटिव मार्किंग टेक्निकल में रहती है, 1/3 है टेक्निकल में, बट एप्टीट्यूड में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ओके ओके। तो बच्चे केयरफुली आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं जिससे कि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा ना हो। यस। क्या कुछ कट ऑफ आइडिया है आपको, कितना क्वेश्चन बनाना पड़ेगा यदि हमको, यदि टारगेट करना है कट ऑफ तक क्लियर करना है एग्जाम का, तो क्या कैसे? लास्ट ईयर का कुछ आपको एक्सपीरियंस हो? सर ऐसे कट ऑफ कोई स्पेसिफिक एक मेन उनका कट ऑफ है कि आपको 50% इन बोथ द सेक्शंस तो लाना ही है। बट अगर आपका 50% भी आ गया तो देन इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज वो रेशियो पे रहता है, जितनी सीट रहती है उसके कुछ लाइक 1:25 रेशियो जैसे है, मतलब डिपेंडिंग ऑन ईयर टू ईयर जैसी वैकेंसीज रहती है। बट मिनिमम कट क्राइटेरिया इज आपका 50% इन बोथ द सेक्शंस तो होना ही चाहिए। बट जरूरी नहीं है कि आपका बोथ सेक्शन में 50% से ज्यादा है तो यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। तो बिकॉज वो रेशियो है, लेट सपोज हमारे टाइम में 42 सीट्स थी एंड 300 अराउंड 250 to 300 पीपल वर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। सो वो रेशियो रहता है कि जितनी सीट है उतने लाइक मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ है उनका वो इंटरव्यू लेते हैं। ओके ओके। एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है कि सर इसमें क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट गेट का, मतलब इसरो का एग्जाम लिख सकते हैं? नो, योर ग्रेजुएशन शुड बी मतलब योर ग्रेजुएशन शुड बी कंप्लीटेड, देन ओनली यू कैन अपियर फॉर इसरो। ओके। जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस समय आपके पास डिग्री होनी चाहिए दैट यू आर ग्रेजुएटेड। ओके, चलिए बढ़िया है। तो इनका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने अभी बता दिया कि इसमें 2 घंटे का पेपर रहता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है और गेट से लेवल भी इनका थोड़ा सा डाउन ही रहता है। हम्म। गेट पढ़ा हुआ तो आप मोस्टली अटेम्प्ट कर लेंगे। कट ऑफ के यस। बारे में आपने बताया कि एटलीस्ट 50% तो लाना ही पड़ेगा आपको। तो और 50% इन बोथ द सेक्शंस, टेक्निकल में भी 50 एंड एप्टीट्यूड में भी 50। और रिटर्न क्लियर करने के बाद फिर आपको इंटरव्यू में फेस करना रहता है। यस। इंटरव्यू का क्या पैटर्न रहता है?
तो इंटरव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल पैनल टू पैनल डिपेंड करता है एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। बिकॉज फॉर मी आई वाज वर्किंग, तो थोड़ा सा जो क्वेश्चंस था मेरे वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर भी था। सो आप क्या कर रहे हैं, क्या रोल है आपका कंपनी में, क्या रिस्पॉन्सिबल है, बेसिक ज्यादा नहीं हुआ, मुश्किल से 4-5 मिनट हुआ होगा। देन माई होल इंटरव्यू वॉज इन गेट सिलेबस। सो डिपेंडिंग ऑन द पैनल, बिकॉज कुछ लोगों का था, जैसे लास्ट ईयर जो हमारे पहले वाला आईसीआर भी था, उसमें पूछते थे व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, 4-5 फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो फिर जो कैंडिडेट है वो बताता था, उससे वो 4-5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन करते थे। बट इन माई टाइम दे जस्ट आस्क वेदर यू आर कंफर्टेबल विद ऑपरेटिंग सिस्टम और नॉट। तो एट दैट टाइम यू कैन नॉट से नो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको, आप रिटर्न क्लियर किए हो और आप आए हो, तो आप उस समय ना नहीं बोल सकते। तो बेसिकली देयर वर 7 पैनलिस्ट ड्यूरिंग माई टाइम, एंड वो एक एक करके एक एक सब्जेक्ट पूछते जा रहे थे मेरे से, लाइक आर यू कंफर्टेबल विद दिस। और यस, मैं ऑब्वियसली मुझे मैं हाँ ही बोल रहा था। सो फिर वो एक एक करके क्वेश्चन पूछते जा रहे थे हर एक सब्जेक्ट से। तो ऐसे करके सबने एक एक सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर कर लिया था उन्होंने। आई गेस यस, सीडी से भी उन्होंने पूछा था, सीओ से भी पूछा था। यस, ऑलमोस्ट एक डिजिटल वगैरह इस साइड में नहीं गए थे, डिजिटल लॉजिक में नहीं गए थे, जो कोर सीएस सब्जेक्ट है उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ओके ओके। तो कितने घंटे चला था आपका इंटरव्यू? सर अराउंड 35 मिनट्स चला था मेरा इंटरव्यू। ओके ओके। तो आपने ये भी बता दिया कि इंटरव्यू के बारे में, बच्चों इंटरव्यू के बारे में और भी हम अलग से आपको सेपरेटली और गाइड कर देंगे। पहला स्टेप अपने यहाँ की रिटर्न क्लियर करना। ठीक है, तो फोकस रहना है जैसा उन्होंने बताया है। अच्छा, अद्वैत, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो इसरो का एग्जाम है, ऐसा भी होता है कि बिना एग्जाम के भी ये लोग रिक्रूटमेंट देते हैं, गेट के थ्रू डायरेक्टली देते हैं? यस, ऐसा दो टाइप का रिक्रूटमेंट रहता है। एक गेट स्कोर के बेसिस से आप शॉर्टलिस्ट होते हैं एंड यू हैव टू फेस द इंटरव्यू। सेकंड वन इज दिस वन कि आप रिटर्न क्लियर करें, रिटर्न क्लियर होने के बाद यू हैव टू फेस द इंटरव्यू। ये दो टाइप के होते हैं आईसीआरबी। तो बच्चों देखो, यहाँ पे दोनों अपॉर्चुनिटीज है। थ्रू रिटर्न जा सकते हैं आप, और यदि आप गेट में अच्छा लाता है तो गेट के थ्रू भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। इसरो का मतलब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे, उसके बाद आप इंटरव्यू फिर फाइट करेंगे, इंटरव्यू आपका अच्छा रहेगा तो वो आपको कॉल कर लेंगे। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है अद्वैत आपसे कि अभी ना गेट डीए आ गया है, आपके आपने सुना भी होगा, एक पेपर और इन्वॉल्व हुआ है। यस यस सर। तो क्या गेट डीए भी इसके जो बच्चे होंगे, जैसे मान ली कोई बच्चा गेट सीएस में निकाला हुआ है और कोई बच्चा हम्म। डीए का निकाला है, क्या गेट डीए को कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसरो के अंदर में, अभी है या नहीं है सीएस? सर दैट दैट आई एम नॉट श्योर टू बी ऑनेस्ट, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं चेक करके बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगा। चलो कोई गेट बात डीए वाला पर्टिकुलरली मुझे आइडिया नहीं है इसका। नहीं, चलिए ठीक है, उसको सर्च आउट करके बताइएगा आप कैसे। यस यस, मैं श्योर, आई लेट यू नो। तो जैसे अभी तो बहुत अर्लीस्ट, मतलब अभी एग्जाम तो जस्ट 14 को, अभी टेंटेटिव डेट आई है 14 सितंबर। यस यस। अभी जो बच्चा गेट की तैयारी कर रहा है, कुछ सब्जेक्ट कर लिया है, या हो सकता है कुछ बच्चे होंगे जो पूरे सब्जेक्ट भी कर लेंगे, जो लास्ट ईयर से तैयारी कर रहे होंगे, अभी हम्म। जो टाइम बचा है इस बीच में उनको क्या करना चाहिए? लास्ट मोमेंट पे क्या टिप देना चाहोगे आप? मैं ये बोलूंगा कि बिकॉज अभी एक मंथ से भी लेस है, तो न्यू चीजें मत पकड़ो। जितना आपका है ऑलरेडी उसको रिवाइज करते जाओ। बट थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हो, बिकॉज इफ यू आर ऑल्सो टारगेटिंग फॉर गेट 2026, तो आपका एक मंथ आप पीछे हो जाओगे। तो आप थोड़ा पेस कम कर दो, रिवीजन और प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम वो करो फॉर दिस पर्टिकुलर आईसीआरबी जो नेक्स्ट मंथ है आपका। न्यू सब्जेक्ट अवॉइड करो, बिकॉज आप नया पढ़ोगे वो उतना आपके दिमाग में बैठेगा नहीं फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। बट इवेंचुअली इफ यू आर टारगेटिंग फॉर गेट 2026 एज वेल, सो थोड़ा थोड़ा आप न्यू सब्जेक्ट पढ़ते रहो, बट मोस्ट टाइम ट्राई टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज लगाओ, रिवीजन करो जितना कर सकते हो, जितना जितना आता है अपने आप को उतना स्ट्रांग करो वो सारे सब्जेक्ट्स में। बिकॉज जो इसरो का है लेवल, आप प्रीवियस ईयर्स देखना, गेट से रिलेटिवली, मतलब ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो गेट लेवल से हाई, मतलब गेट और गेट में जो हायर लेवल के क्वेश्चन है वैसे आते हैं, बट मोस्टली यू विल सी कि रिलेटिवली इजी रहता है गेट के रिस्पेक्ट में। सो आपको प्रैक्टिस अच्छे अच्छे से करनी है, सो मोस्टली रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अच्छा, अद्वैत, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो दूसरी ब्रांच के रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के रहते हैं, हम्म। लेकिन वो गेट की तैयारी सीएस में दे रहे हैं, सीएस में कर रहे हैं, या मैकेनिकल का बच्चा है और गेट में तैयारी कर रहा है, तो क्या वो एलिजिबल रहेगा यदि गेट का नहीं सर, इसरो में आप जिस ब्रांच के हैं उस ब्रांच से आपको अपीयर करना पड़ता है। अच्छा, अपना सेम ब्रांच होना चाहिए? यस यस, उसमें सेम तो ब्रांच, कोई लाइक बच्चा बट कंप्यूटर साइंस का जो भी है वो एलिजिबल है। जैसे एमसीए कोई बच्चा कर रहा है, क्या वो इसरो में आ सकता है? सर एमसीए, यस आई गेस एमसीए इज एलिजिबल, बट कोई बीसीए किया है, बट बीसीए इज नॉट एलिजिबल फॉर इसरो। क्योंकि मैंने सुना था कि एमसीए वाले भी शायद अलाउड नहीं है, एक बार थोड़ा सर्च करिएगा इसके बारे यस ओके, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा उसको। बिकॉज वो कुछ इक्विवेलेंट रहता है, जो आपके ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कुछ डिग्री हो पा रही है आपकी, देन लाइक बीटेक ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट हो रही है, तो आप एलिजिबल है। सो आप एमसीए, यस आई गेस एमसीए इज ऑल्सो नॉट एलिजिबल। में। हाँ,
तो कैसा लग रहा है आपको इसरो के अंदर में अभी? सर अच्छा लग रहा है, बहुत सारी चीज़ है यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए, सीख रहे हैं। तो ओवरऑल 4 मंथ हुए मुझे ज्वाइन किए, बट ओवरऑल इट इट इज़ वेरी नाइस एंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो बच्चों से ज़्यादा इन्होंने काफ़ी कुछ तो एक्सप्लेन कर दिया इन शॉर्ट में। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है, एक आशीष का क्वेश्चन देखना अपने चार्ट में। किसी का भी क्वेश्चन है तो टाइप करके डाल सकता है, या बोलो। डीएसए स्टोरिंग होना चाहिए क्या सर? क्या एग्जाम थोड़ा जल्दी हो रहा है, क्वेश्चन होने के चांसेस हैं? लाइक आशीष, आई एम नॉट क्लियर विथ योर क्वेश्चन, आप वापस बताएंगे क्या? अमृत, नो, इसरो का, देखो इसरो, लाइक गवर्नमेंट एग्जाम का जनरली इशू ये होता है कि वो बहुत एकदम अचानक से डेट बताते हैं। मुझे मेरे टाइम में तो 10 दिन पहले पता लगा था कि आपका रिटर्न एग्जाम इस तारीख को है। सो आई डोंट थिंक सो कि दे विल पोस्टपोन, बिकॉज मैं मुझे दिसंबर लास्ट में एडमिट कार्ड आया था एंड जनवरी फर्स्ट वीक में एग्जाम था। सो गवर्नमेंट एग्जाम का थोड़ा ये इशू है, आपको अचानक से पता लगता है कि आपका एग्जाम है एंड यू हैव टू अपेयर फॉर दैट। तो हम्म, आप टारगेट रखो, अगर हो जाता है तो फिर इट्स वेरी नाइस, बट आप ये मत सोचो कि वो पोस्टपोन्ड होगा, वैसा वाला कुछ थॉट मत रखो आप। हम्म। तो ऐसे मैं ही बोलूंगा सभी बच्चों को कि पोस्टपोन की बात सोचो ही मत। हम्म, एक्सेप्ट करके चलो, आपकी 14 को एग्जाम है, उस हिसाब से तैयारी करो। कि ऐसा ना हो कि आप सोचते रहे पोस्टपोन होगा फिर नहीं होगा तो ये हम्म। दिक्कत हो। डीएससी स्ट्रांग होना चाहिए क्या, इनका पूछना है क्वेश्चन। डीएसए नो, वो कोडिंग नहीं कराएंगे आपको वहां पर। वो बस आपको बोल सकते हैं कि एल्गोरिदम वो करो और सूडो कोड टाइप का, डिपेंडिंग ऑन द पैनल टू बी ऑनेस्ट, और आपका वहां पर कैसा चल रहा है, आपको सूडो कोड टाइप का बोल सकते हैं, बट ऐसे आपको कोई कोडिंग वहां पर नहीं कराएंगे। आपसे एल्गोरिदम पूछ लेंगे, जैसे ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आप एक्सप्लेन करो कैसे होता है, जस्ट लाइक दैट। ऐसा ऐसा कोडिंग वाला सीन नहीं रहता है वहां पर। प्रैक्टिकली पूछा जाएगा, इसमें कोडिंग नहीं पूछा जाता। यस, यस। एक क्वेश्चन और आया है यहाँ पर कि सक्षम ने पूछा हुआ है कि कॉलेज सेंटर हैदराबाद आया है तो उसमें एक ही कॉलेज होगा या डिफरेंट एग्जाम सेंटर्स होंगे? वो तो सेंटर्स अलग अलग रहते हैं वहां पर। पूरा लिखा मैं होगा। भी हैदराबाद सिटी था, वहां पर मल्टीपल सेंटर्स थे, तो आपको लोकेशन मिल जाएगी थोड़े दिन बाद, एडमिट फिर कार्ड आपको पे ऊपर। लिखा है। एडमिट कार्ड पे तो लिखा रहेगा ना वो तो। एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा आपका, यस। हम्म। मल्टीपल वो रहते हैं, मल्टीपल सेंटर्स रहते हैं एक सिटी पे। एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट का है कि आप आईआईटी गुवाहाटी की जगह पे ट्रिपल आईटी हैदराबाद क्यों चूज किए थे? ओके। सो या दैट वाज अ वेरी टफ डिसीजन फॉर मी, एंड मैंने बहुत बात की, मैंने आईगेट के सीनियर से बात की थी। देन लाइक मोस्टली माई, एट दैट टाइम मुझे जितना वो लगा था कि फॉर मी पर्सनल ग्रोथ के लिए मेरे लिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद अच्छा रहेगा, बिकॉज मुझे ट्रिपल आईटी हैदराबाद का करिकुलम बहुत अच्छा लगा था। तो वन, लाइक आई 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 टॉक टू सीनियर्स ऑफ आईगेट, और मैंने लिंक्डइन में भी बहुत लोगों से रीच आउट किया था, तो मुझे बेसिकली ये बोले कि आपको अगर बहुत सीखना है, एकेडमिक हैवी था, मुझे पहले बता दिया था एकेडमिक हैवी रहेगा। मुझे पर्सनली लगा कि मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद सही रहेगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आईआईटी गुवाहाटी बेकार है या कुछ है, बोथ कॉलेजेस आर इक्वली गुड। इट्स ऑलवेज बी योर डिसीजन कि आपको यहाँ जाना है कि वहाँ जाना है, दोनों कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो वो है, बट माई मेन डिसीजन वॉज कि मुझे एकेडमिक वहाँ का बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज आप कुछ कुछ भी कोर्स चूज कर सकते हो, ऑल 4 सेमेस्टर में आपके कोर्स वर्क रहते हैं वहाँ पर, तो आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं वहाँ पर। जो लाइक बेसिक बेसिक कंडीशंस तो रहती है, लाइक ये सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, ये सेट ऑफ ग्रुप से सब्जेक्ट लेने हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल करिकुलम से मैं अट्रैक्टेड था वहाँ के, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो फॉर ट्रिपल आईटी हैदराबाद इंस्टेड ऑफ आईआईटी गुवाहाटी। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का लाइफ कैसा था, कैंपस लाइफ आपका? सर बहुत अच्छा था, लाइक एमटेक असली, क्योंकि हम वैसे भी लॉकडाउन के टाइम में थे, और ऐसा कुछ कॉलेज लाइफ नहीं था, बट वहाँ भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स ही करते रहते थे, बट बहुत अच्छा लगा। वो 2 साल में मुझे सिग्निफिकेंट डिफरेंस लगा अपने अंदर में, कि मैं कितना ग्रो किया हूँ, पहले मुझे क्या आता था और आज की, पहले मैं कैसा था और आज की डेट में मैं कैसा हूँ। सो ओवरऑल आप बहुत ग्रो करोगे, आपके पीयर से आप इतना सीखोगे, आपका एक इतना अच्छा ग्रुप बनता है जो आज की डेट में मतलब इतना बड़ा ग्रुप बन जाता है कि आप, हाँ भाई ठीक है, मुझे इस कंपनी में रेफरल चाहिए, ठीक है, कोई है पहचान का वो बैठा हुआ है वहां पर, वो रेफरल दे देगा। आप किसी से कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। सो ओवरऑल आपका एमटेक बहुत अच्छे से ग्रो करते हो आप, कोई भी कॉलेज में जाओ, ट्रिपल आईटी हो, आईआईटी हो, कोई भी कॉलेज में जाओ, बहुत अच्छे से आप ग्रो करते हो वहां पर। काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं सीखने यस, को यस। इसके अंदर में। और मतलब आपको रियल पढ़ाई आपको वहाँ पे मिलती है कि जैसे मशीन लर्निंग है, एआई? यस, यस, बिकॉज
वहां पर मेन मेन फोकस किया जाता है प्रैक्टिकल में रादर देन थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आपका हर असाइनमेंट्स में आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, आपका हमारा लाइक कोडिंग बेस्ड है, आपको कुछ बनाना है, ये करना है, उतना लाइक थ्योरी में भी फोकस किया जाता है, बट मोस्टली प्रैक्टिकल आपका ज्यादा हैवी रहता है वहाँ। तो ऐसा जैसे आपका जॉब तो लग गया था, आप जॉब में थे, आईटी इंडस्ट्री में थे, तो क्यों हम्म डिसाइड किया कि हमको आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि लोग छोड़ना नहीं चाहते आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि उसमें हम्म। पैकेज काफी हाई हो जाता है। यस यस। स्टार्टिंग में हो सकता है पैकेज कम हो, लेकिन आने वाले वक्त में लोग स्विच करके काफी हाई कर ले जाते हैं। हम्म। ठीक है, तो तो क्या रीजन था? हाँ, मेरे लिए भी ये टफ डिसीजन था। मैंने अंशुल सर से बात की थी रिगार्डिंग दिस, और मेरे लिए और टफ डिसीजन ये इसलिए हो गया था कि मेरे पास दो और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफर्स थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो और कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो बेसिकली मुझे चार ऑर्गेनाइजेशन में मतलब एक चूज करना था, तो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। मोस्टली मेरा एक रीजन था, इसरो इज द ऑर्गेनाइजेशन जो हम लाइक हर कोई चाहता है वहां पर काम करना, और ये इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि आपको वहां पर मौका मिल रहा है इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, इतने लाइक इतने इंटेलिजेंट लोगों के साथ काम करने का। सो दैट अपॉर्चुनिटी आई वांट डोंट वांट इट टू मिस। मुझे वहां पर था कि मैं अपना क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वहां पर। सो दैट वाज द रीजन कि मैं आई वाज लाइक कि ठीक है, देयर इज ऑलवेज प्रोज एंड कॉन्स। अगर आप प्राइवेट में रहोगे तो उसका है, गवर्नमेंट में लाइक प्राइवेट में रहोगे तो आपकी सैलरी ज्यादा रहेगी, गवर्नमेंट में आपकी एनी डे सैलरी कम रहेगी। आई वाज अर्निंग मोर व्हेन आई वाज वर्किंग एट अ स्टार्टअप। राइट नाउ इन इसरो आई एम अर्निंग लेस एंड फ्रॉम माय प्रीवियस कंपनी। सो ये आपका डिसीजन रहेगा। देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, बिकॉज मुझे अभी ऑफिस से आने के बाद कोई कॉल नहीं आता है कि आपको ये काम करना है। सेम विथ मैं जब स्टार्टअप में था, मैं रात के 11-12 बजे तक मुझे कॉल आते रहते थे। एक बार तो रात के 3 बजे फोन आया था कि ये इशू है, ये सॉल्व करना है। सो देयर इज ऑलवेज अ प्रोज एंड कॉन्स, बट माई डिसीजन वॉज दिस कि दिस वॉज द एक्सपीरियंस आई डोंट वांट टू मिस। ओके। एक क्वेश्चन है मोहित का कि जो एप्टीट्यूड का लेवल रहता है कि गेट का पीआईक्यू सॉल्व करें, क्या सफिशिएंट है, क्या उससे? यस यस, इट इज सफिशिएंट। आप गेट गेट का कर रहे हैं तो इसरो का पीवाईक्यू भी, सॉरी, इसरो के क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और है कि कट ऑफ जो होता है टेक्निकल प्लस एप्टीट्यूड का रहता है या अलग अलग सेक्शन का रहता है? अलग अलग रहता है, टेक्निकल का 50%, एप्टीट्यूड का 50%। ये आपको कंप्लीट करना ही है, अगर उससे कम है तो आपको तो श्योर शॉट नहीं आएगा कॉल। एक क्वेश्चन है गेट से रिलेटेड है, एक बच्चे का, कि उनकी क्वेरी है कि आई वॉच लेक्चर, आई अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कम्प्लीटली, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द थ्योरी पार्ट, बट आई एम एबल टू सॉल्व 40 to 45% पी आई क्यू, वट टू डू रिकॉर्डिंग दिस। ठीक है, तो मतलब होता है कि स्टार्टिंग में हम्म। 10 क्वेश्चन उठाएंगे आप पी आई क्यू के, 5 ही बनेंगे, 4 ही बनेंगे। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि? यस यस सर, ये हर एक एस्पिरेंट के साथ होता है। आप अकेले नहीं हैं, हर किसी के साथ होता है। और फर्स्ट टाइम में बन जा रहा है तो फिर क्या था, ठीक है, आपको सीखना है। फर्स्ट टाइम में बन जा रहा है मतलब वो आपके लिए इजी है। आपको बेसिकली हर हर एक के साथ होता है, आपको कुछ नहीं करना है। आप गेट ओवरफ्लो सॉल्व कर रहे हैं, गेट ओवरफ्लो में सॉल्यूशन रहता है, डिस्कशंस रहता है। आप पढ़ो, वहां पर बहुत सारे अप्रोचेस रहते हैं, आपको पता लगेगा। क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आपका कहीं ना कहीं वो टॉपिक वीक है। वो टॉपिक को आप वापस पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। स्टार्टिंग में कम आएंगे, बहुत टेस्ट सीरीज में इसको क्वेश्चन सॉल्व करता था, बहुत कम आता था, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। बट आप प्रैक्टिस करते रहिए उसको, देखिए कि उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। गेट ओवरफ्लो में अच्छा है कि डिस्कशंस रहते हैं, वहां पर आप डिस्कशन देख सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो अपने पीयर से बात करिए कि कैसे वो सॉल्व कर रहे हैं, वो क्वेश्चन को किस तरीके से सोच रहे हैं कि ऐसे अप्रोच करना चाहिए। हर किसी के साथ होता है, यू आर नॉट अलोन। स्टार्टिंग में पीवाईक्यू भी नहीं बनते हैं, धीरे 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 प्रैक्टिस करिए। सॉल्यूशन देखो कि किस तरीके से बनाया गया है, और फिर आपका एक्यूरेसी बढ़ते जाएगी। धीरे धीरे ही होता है बेटा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप यस यस यस। साथ। मतलब मेरा भी ऐसा सिचुएशन आया है कि मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दिया है, 25 नंबर का, 2 नंबर आए थे मेरे सर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। उस दिन मैं बहुत सैड था। बट ठीक है, मैंने वही वो वापस से मैं देखा कि मुझे क्यों नहीं बने वो क्वेश्चंस। मैंने वापस से अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जो मुझे लगा था कि हाँ ये कॉन्सेप्ट्स मेरे वीक है। बट ठीक है, वो धीरे धीरे आपके बढ़ते जाएंगे नंबर। लगे रहना है कुल मिला के आपको, और एनालाइज करते रहना है। और हम्म। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी बार आपको बेनिफिट मिलेगा। और कोई भी नई चीज़ करते हैं, जैसे आप कभी मतलब बाइक चलाना सीखते हैं, बाइक गिरते हैं ना हम लोग, यस। तो डर जाएंगे, क्या छोड़ देंगे क्या नहीं। हम्म। साइकिल चलाना सीखते तो गिरते ही हैं। तो ऐसा नहीं है, ये अपने, ये भी उसी का एक पार्ट है। प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करते रहना है, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, ठीक है। संदीप का एक क्वेश्चन है कि, एक देखना यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन भेजा। Pros and cons of job at ISRO. So इसरो pros is central government job. You will be a class 1 gazetted officer. Second thing, you will get all the perks of central government employee.
जो जो रहते हैं, लाइक मेडिकल मिलेगा आपको, एलटीसी मिलेगा, एवरीथिंग एवरीथिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज के पास पर्क्स रहते हैं। कौन से सैलरीज रिलेटिवली लेस देन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रमोशंस हैं, लाइक इसरो का टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा वो बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। बट यस, आपका जो सैलरी हाइक है, आप गवर्नमेंट में एक साल के बाद, सॉरी प्राइवेट में आपका एक साल के बाद 20% 30% हो जाता है। इसरो में लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वैसा सीन नहीं रहता है। सो सैलरी विल बी रिलेटिवली लेस, आपका थोड़ा सा पैकेज थोड़ा थोड़ा ग्रो करेगा। एंड लाइक प्रोज इज दैट, वन मोर प्रो कि आपका थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस, थोड़ा नहीं अच्छा खासा प्राइवेट के कंपेरेटिव में, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है। एक क्वेश्चन और है कि मैथ्स जो है गेट की तरह ही रहता है इसरो के अंदर में? हाँ, यस यस, मैथ्स गेट की तरह ही रहता है। मतलब अगर आप गेट कर रहे हैं, मैं गेट पूरा गेट का सिलेबस आप कवर कर लीजिए, देन फ्यू एडिशनल सब्जेक्ट्स, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने उसके लिए ज्यादा मेहनत बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने फोकस नहीं किया था, जितना मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम में या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में जो पढ़ा था। वो जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रहता है, ग्रेजुएशन के टाइम में रहता है हमारा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा था मैंने। तो उससे जो क्वेश्चंस मैं बना पाया वो बनाया, बट मेरा गेट मैंने बहुत अच्छे से रखा था, अपना स्ट्रांग रखा था। तो गेट के क्वेश्चन से सब चीज बन गया था। तो अगर आपका मैथ्स आपने गेट के लिए अच्छे से किया है, देन आप जो इसरो आईसीआरबी का जो गेट रहे मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे वो भी आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और कि इसरो एग्जाम में क्या अटेम्प्ट का कुछ रिस्ट्रिक्शन रहता है? नहीं नहीं ऐसा। नहीं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट यहाँ। हाँ, बट एज एज रेस्ट्रिक्शन रहता है। आई गेस 28 इज द एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी। वो जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो गवर्नमेंट जी जी। एग्जाम रहते हैं वो एज रेस्ट्रिक्शन आपका रहेगा। ये 28 ईयर्स तक आप बच्चों। यस, 28 ईयर्स। देन फिर अगर आप वो जो पीडब्ल्यू वाला का एज रिलैक्सेशन रहता है वो आपका रहता है। बट देयर इज वन मोर, इफ यू आर ऑलरेडी अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको आईसीआरबी में मिलता है। तो अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप आईसीआरबी के लिए अपियर कर रहे हैं, तो आपको +5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पर भी रिजर्वेशन है अपने पास, मतलब कि कोई बच्चा ओबीसी है, SC ST? नहीं नहीं सर, इसरो में कोई रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पर। ऑल क्लियर है, बस जो फिर हैंडीकैप रहता है उसका जो रिजर्वेशन रहता है वही है। बाकी देयर इज नो रिजर्वेशन इन इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, संदीप राय का है। हाउ डिड यू हैंडल योर डिस्ट्रैक्शन इन योर गेट प्रिपरेशन, स्पेशली इन लॉकडाउन? एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट, आपको अपना मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आप गेट क्यों कर रहे हैं। मेरा मोटिव मुझे क्लियर था कि मुझे एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करनी है, मुझे उस अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करने के लिए मुझे एक अच्छा गेट रैंक चाहिए। तो आप, लाइक मैं पहले जब थर्ड ईयर में था, लॉकडाउन था, थर्ड ईयर में स्टार्ट था, नॉर्मल प्रिपरेशन चल रही थी। मैं पैरेलली कोडिंग भी करता था, प्रोजेक्ट्स भी बनाता था, बिकॉज था कि गेट फोर्थ ईयर में अटेम्प्ट करना है। बिकॉज फिर हमें हमें कुछ दिन पहले पता लगा कि बिकॉज ऑफ थर्ड ईयर में भी गेट अपियर कर सकते हैं। मैंने सारी चीज बंद कर दी। मैंने जो प्रोजेक्ट बना रहा था वो बंद कर दिया, कोडिंग कर रहा था वो बंद कर दिया। मुझे बस था कि मैंने जो मेन टारगेट था कि मुझे गेट क्लियर करना है, और मैं पूरा लग गया कि मुझे गेट, उस समय टारगेट था कि थर्ड ईयर में आप जितना अच्छे से कर सकते हो, मैंने सोचा थर्ड ईयर में मैं जितने सब्जेक्ट कवर कर सकता हूँ मैं उतने सब्जेक्ट कवर करूंगा। तो आपको डिस्ट्रैक्शन पता, आपको बेसिकली आप सोचो क्यों कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मेरा दोस्त कर रहा है इसलिए मैं गेट कर रहा हूँ। आपको अपना मोटिव क्लियर होना चाहिए। कुछ लोगों का रहता है कि हाँ मैं गेट इसलिए कर रहा हूँ, मुझे पीएसयू में जॉब चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। कुछ लोगों का रहता है अच्छे कॉलेज से पढ़ना है। आप अपना मोटिव डिसाइड करो और मोटिव को स्टिकी नोट्स में चिपका के रख लो यहाँ पर, यार हाँ मेरा ये मोटिव है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। और फिर जब डिस्ट्रैक्शन लगेगा तुम्हें तो खुद रिग्रेट फील होगा बाद में कि यार क्यों कर रहा हूँ मैं ये। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, खासकर इंटर्नशिप को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, फिर गेट की हम्म। प्रिपरेशन कैसे ही मैनेज करें गेट मतलब कॉलेज के साथ में, ये क्वेश्चन। ओके। तो यार देखो, मैं मेरा तो क्लियर था कि गेट करना है। आ, करना आप मैनेज कर, देखो मैं किसी को ना नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत करो, मैनेज कर पा रहे हो तो करो, बट आपका उसके कारण आपकी गेट प्रिपरेशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वहां पर आपका ऐसा नहीं है कि यार मैं बिकॉज मैं इंटर्नशिप कर लेता हूँ और उसके कारण मैं अपने गेट को नेग्लेक्ट कर देता हूँ, वो नहीं है। आप गेट अगर उसके साथ मैनेज कर पा रहे हो तो इट्स ओके। बहुत लोग रहते हैं जो गेट के साथ में, जैसे मैं जब ट्रिपल आईटी में था, बहुत लोग ने गेट भी क्रैक किया और उनके उनकी अच्छी इंटर्नशिप भी उन्होंने की थी। आप कर पाते हैं तो ठीक है, बट आई वुड से कि अगर आप गेट कर रहे हैं तो योर इंटर्नशिप एनीवेज कोई मैटर नहीं करेगी, क्योंकि आप गेट के बाद आप एज अ फ्रेशर ही कंसिडर होते हो। ठीक है, वो एक एडिशनल पॉइंट रहता है, बट लाइक मोस्ट आपका जो टाइम रहना चाहिए वो गेट पे ही फोकस रहना चाहिए। एंड लाइक हमारे जैसे कॉलेज में था, उतना कुछ खास कंपनी आती नहीं थी। सो वो कंपनी के लिए जैसे मैं भी अपियर किया था, मेरा था कि ठीक है 1 महीने ट्राई करूंगा मैं प्लेसमेंट का, क्योंकि मैं बिना प्रिपरेशन के इंटरव्यू देता था, बिना प्रिपरेशन के ओए देता था।
ओए में पूछते थे, गेट के सब्जेक्ट्स ही रहते थे, कोडिंग हुआ तो कोडिंग रहता था, बेसिक ही रहता था। तो वो किए, जॉब लग गई, ठीक है, 1 महीने मैंने हुआ, 3 कंपनी में जॉब लगी थी, ओके, फिर मैंने बंद कर दिया, मैं अपियर करना ही बंद कर दिया। बिकॉज मेरा था कि मुझे एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए, जॉब लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो भी ठीक है, क्योंकि हमें तो करना है गेट, गेट में फोकस करना है। हम्म। एक क्वेश्चन है कि इसरो में बीटेक के बाद जाना अच्छा रहेगा कि एमटेक के बाद? यार देखो, इसरो में दिस वन एडवांटेज ओवर एमटेक, अगर आप बीटेक के बेसिस में सेलेक्ट हो रहे हैं तो यू विल बी प्रमोटेड आफ्टर 4 इयर्स। सो एंड इफ यू आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन एमटेक, अभी जैसे जो रिक्रूटमेंट है वो बीटेक का है, मैं जब ज्वाइन किया इसरो तो मैं एमटेक कंप्लीटेड था, बट आई वाज रिक्रूटेड बेस्ड ऑन बीटेक। तो जो एमटेक के बेसिस में रिक्रूटमेंट आता है ना, तो फॉर दैट यू विल बी प्रमोटेड इन 2 इयर्स। तो दैट्स द एडवांटेज, आपका प्रमोशन 2 साल में हो जाता है, फर्स्ट प्रमोशन। हम्म। बट एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है, अगर आपका एमटेक है तो इट्स वेल एंड गुड, बट सिलेक्शन प्रोसेस में ऐसा कुछ आपको बेनिफिट नहीं रहेगा कि ये एमटेक है तो इसको प्रेफरेंस मिलेगा, बिकॉज वो सबको इक्वली, लाइक ग्रेजुएशन ही बेस रहता है उनका। एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर रिवीजन एंड गिविंग टेस्ट? गेट के रिस्पेक्ट में पूछ। आइडियल टाइम एज सून एज यू कैन। मैंने मैंने स्टार्ट कर दिया था रिवीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल और मई, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट कंप्लीट किए थे मुझे वापस नहीं पढ़ना था। गेट कंप्लीट हुआ फरवरी में, 1 महीना थोड़ा सा, बिकॉज गेट थर्ड ईयर में कंप्लीट किया मैंने, फोर्थ ईयर के लिए वापस ट्राई करना था, थोड़ा सा रिलैक्स किया, थोड़ा थोड़ा पढ़ा। तो हम फिर उसके बाद से नेक्स्ट डे से चालू कि भाई हमें बचे हुए सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, और बचे हुए सब्जेक्ट के साथ जो सब्जेक्ट हो गए हैं वो हमें रिवाइज करना है। और रिवाइज ऐसा नहीं है बस कॉपी करें, क्वेश्चन बनाओ, टेस्ट सीरीज बनाओ। मैंने आई गेस, मुझे जितना याद है, मैंने अप्रैल में फर्स्ट टेस्ट सीरीज दे दी थी अपनी, फॉर फाइनल ईयर में जब मैं था। जितना जल्दी हो सके आपका, देयर इज नो राइट टाइम, जितना जल्दी हो सके आपको उतना जल्दी रिवीजन करना है, उतना जल्दी टेस्ट सीरीज लेनी। नहीं सोचना है कि मेरे सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, कोई सब्जेक्ट कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हो, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे दो, मत सोचो कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट होगा फिर मैं टेस्ट सीरीज दूंगा। वो नहीं होता। कुछ लोग ये रहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं सब्जेक्ट में उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज दूंगा, आप कभी स्टार्टिंग फेज में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप टेस्ट सीरीज देंगे उसके बाद आप सीखेंगे। मैं आपको बिल्कुल सही इन्होंने बोला कि आपको मतलब फटाफट देना है चीज़ों को। हम्म। और कभी ऐसा नहीं लगेगा मेरा 100% प्रिपरेशन है, लास्ट तक ऐसे लगेगा कुछ यस, ना हुआ है। आप क्योंकि कुछ ना कुछ रहेगा, मतलब जब गेट हम भी जब गेट का एग्जाम दे रहे थे बहुत चीज लगा था कि यार ये क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा टाइप का क्वेश्चन देगा, तो हर सब्जेक्ट में आप कभी भी 100% कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना इतना डेप्थ में है, बट आपको मैक्सिमाइज करना है अपनी हर चीजें। एक क्वेश्चन और आया सक्षम का, इनका क्वेश्चन देखिएगा आप। सक्षम, जस्ट सेकंड। लास्ट में। ओके, इसरो 2 इयर्स में एमटेक कराता है या 1 ईयर में एमटेक एंड 1 ईयर ट्रेनिंग ऑन इसरो प्रोजेक्ट्स? 2 ईयर में एमटेक कराता है। हाँ, आप इसरो से स्पॉन्सर्ड एमटेक कर सकते हैं। तो दो टाइप के आप यहाँ पर से एमटेक कर सकते हैं इसरो में आने के बाद। नो, एक्चुअली आई गेस यू आर कंफ्यूज विद, दो हायरिंग दो टाइप की होती है इसरो में, एक होती है बीटेक बेस्ड और एक होती है एमटेक बेस्ड हायरिंग। तो वो अलग है, और आपका जो क्वेश्चन है, इट्स लाइक जब मैं इसरो में ज्वाइन कर लिया हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जा सकता हूँ। तो आप पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हो तो आप कोई भी अपना पसंद का इंस्टीट्यूट चूज कर सकते हैं। उस केस में आपको दो टाइप का होता है, स्पॉन्सर्ड एंड नॉट स्पॉन्सर्ड। तो स्पॉन्सर्ड वाले में इसरो ही फंड करता है, एंड यू कैन गो टू द सेलेक्ट लाइक फ्यू जो इसरो से लिंक्ड है, वो सारे कॉलेजेस में आप जाके एमटेक कर सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज आप, आपकी मर्जी है, आप गेट अपीयर करके जो कॉलेज लेना है वो कॉलेज लीजिए। उस केस में इसरो आपको फंड नहीं करेगा, आपको सैलरी मिलती रहेगी बट इसरो फंड नहीं करेगा। तो दो टाइप का होता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर, आप कौन सा कॉलेज में एमटेक करने जा रहे हैं, उस केस में अगर वो पर्टिकुलर कॉलेज में 2 ईयर का एमटेक है जिसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो वो रहेगा, और या फिर 1 ईयर एमटेक और 1 ईयर प्रोजेक्ट है तो वैसा रहेगा। और बच्चों किसी का और कोई क्वेश्चन है? अंकित, सर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या रैंक आया था? ओके, जो मैं थर्ड ईयर में था तो माय रैंक वाज, मैंने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किए थे उस टाइम में, तो एट दैट टाइम माय रैंक वाज अराउंड 3000 समथिंग, जब मैं थर्ड ईयर में था। तो अद्वैत आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करिए सारी चीज़ें लगभग। ऐसा कुछ आपको और एक्सप्लेन करने का मतलब कोई ऐसा पॉइंट आपको लग रहा है हमको बताना चाहिए इनको, और यस। मैं नहीं पूछ पाया हूँ, बच्चे नहीं पूछ पा रहे, तो आप एक्सप्लेन कर। मैं फर्स्ट बोलूंगा आईसीआरबी के लिए, क्योंकि अभी मेन जो सेशन है वो आईसीआरबी का है। उसमें आपको ये बोलूंगा कि जब आप रिटर्न एग्जाम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली करना पड़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, तो आपको पिक करना पड़ेगा क्वेश्चन कि यार ये वाला क्वेश्चन टाइम लग सकता है, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि पूरा आपका जो आईसीआरबी है वो गेम पूरा एक्यूरेसी और स्पीड पे रहता है, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो आपको
इजी क्वेश्चन ज्यादा बनाने हैं एक्यूरेसी के साथ। तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो आईसीआरबी के लिए। जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखो, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो प्रैक्टिस करो। एंड यस, क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि बहुत सारे आएंगे। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, बीच बीच में हार्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको वैसा करना है कि हार्ड क्वेश्चंस को हम बाद में पिक कर रहे हैं, बिकॉज आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको पता लग जाता है कि यार ये वाला क्वेश्चन आपसे तो बन जाएगा, बट इट विल टेक मच टाइम आपके उससे। सो उस केस में आपको वो क्वेश्चन को छोड़ दो, बाकी क्वेश्चंस को बनाओ, फिर आप जब सेकंड आइट्रेशन में आ रहे हो तो उस केस में वाला क्वेश्चन को बनाओ। तो थोड़ा आपको देख के करना पड़ेगा। एंड यस, अपार्ट फ्रॉम आईसीआरबी इन जनरल, आप अगर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीशन इज ओनली 30-40% ऑफ योर होल प्रिपरेशन। ठीक है, बचा रिमेनिंग आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना क्वेश्चन लगा सकते हैं, जितनी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, जितना टेस्ट सीरीज दोगे उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। आपको पता लगेगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, उस वीक पॉइंट से आप बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि फोकस करना है। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सब्जेक्ट टेस्ट दिए हैं, 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट वाइज है, 45 आपका आया, वेरी गुड। बट आपको उस 45 में खुश नहीं होना है, आपको फोकस करना है कि वो 5 नंबर आपका क्यों नहीं आया। वो 5 नंबर ही है, क्योंकि वो 45 क्वेश्चन, अगर 45 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आप अभी बना पाए हो तो आप गेट में भी बना ही लोगे उसको। आपको फोकस करना है कि वो 5 नंबर में क्यों नहीं ला पा रहा हूँ, हर बार वो रहेगा। तो उस केस में क्या करो, मैं जनरली क्या करता था, मैं जो क्वेश्चंस नहीं बना पाता था उसको मैं नोट करता था एक कॉपी में, कि क्या रीजन था, मैं क्या समझा, जो क्वेश्चंस गलत रहते थे उसमें क्या मिस्टेक मैंने की, और ये असली में होना चाहिए था। सेकंड थिंग, जो क्वेश्चंस मैं नहीं बना पाया वो क्यों मैं नहीं बना पाया उसको सॉल्व करता था। जब भी मैं रिवीजन करता था, आई यूज टू गो थ्रू दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, मैं जब नहीं बना पाया ये क्या रीजन था। तो इवेंचुअली आपको धीरे धीरे पता लगता जाएगा, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस इन फ्यूचर में आएंगे, तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है एक बच्चे का कि सर मैं कलर ब्लाइंड हूँ, कोई मेडिकल इशू होगा ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन? तो कल यस, टेस्ट तो होता है कलर ब्लाइंड का, बट आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ परसेंटेज रहता है। सो योर परसेंटेज शुड बी एट, वो थ्रेशोल्ड मुझे चेक करना पड़ेगा आपको क्या रहता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। वो इन जनरल सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सेम रहता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्या परसेंटेज है, उसका उस हिसाब से रहेगा। ओके ओके। तो बच्चों मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगा, ये लोग बहुत ही सिंसियर थे पढ़ाई के टाइम में। मतलब आपको बताऊँ, उस समय लॉकडाउन चल रहा था और मॉर्निंग में भी क्लास लगती थी। तुम भी आते थे क्या 5 बजे वाली यस क्लास, यस सर। 4:30 वाली क्लास में? यस सर, वो 4:30 वाली क्लास में आता था। तो लोग सुबह लाइव क्लास लेते थे, 4 बजे भी लेते थे, 4:30 पे लेते थे। तो ये लोग हर क्लास को अटेंड किए, ऐसा कोई लाइव क्लास नहीं रहता था कि हम्म। नहीं करते थे। और उस समय रिकॉर्डिंग भी हम लोग नहीं देते थे इनको। यस यस, वो सर लाइव क्लास में बहुत अच्छा रहता है, आप वहीं के वहीं, आपको कुछ डाउट है, बिकॉज एक जो डिस्कशन वाला माहौल रहता है ना लाइव क्लास में, वो बहुत अच्छा रहता है। हम्म। तो यस, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप लाइव क्लास अटेंड करिए। और जिस दिन सर ने जो टॉपिक पढ़ाया है उस दिन उस टॉपिक के क्वेश्चंस को अपना पहले रिवाइज करो, और उसी दिन उस टॉपिक के क्वेश्चंस को लगा लो। पेंडिंग, अगर आपका एक बार पेंडिंग चालू हुआ ना कि चलो यार मैं एक क्लास छोड़ देता हूँ आज, कल देख लेंगे, वो एक क्लास का वो एक एक दिन पेंडिंग ही चलते जाएगा आपके पास, आप कभी फिर उसको कवर अप नहीं कर पाओगे। जो क्लास हो रही है उस दिन अटेंड कर लो, और उस दिन ही उसको रिवाइज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई पेंडिंग नहीं होगा आपका, अच्छे से स्मूथली जाएगा पूरा प्रिपरेशन। तो बिल्कुल बच्चों, यदि आप लाइव में आ रहे हैं तो सिंसियर होकर करिए, लाइव में नहीं आ पा रहे तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि अब तो रिकॉर्डेड भी आपके पास पूरा हम्म। अवेलेबल है। पहले इनके टाइम में रिकॉर्डेड अवेलेबल था नहीं। यस। ये फर्स्ट टाइम हम लोग लाइव में इसमें आए थे ऑनलाइन के अंदर में, तो यदि रिकॉर्डेड से भी कर रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट है वो भी। बस सिंसियर होके करिए, कंसिस्टेंट होके करिए, शॉर्टकट मत ढूंढिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती हम्म। है, अभी हर बच्चा शॉर्टकट चाहता है कि नहीं नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट इन क्रैकिंग गेट एग्जाम, सिंपल है। सारा जो सर पढ़ा रहे हैं, देखो कहीं बहुत लोगों का रहता है स्टार्टिंग में कि यार ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, ठीक है, ये कुछ नहीं, जो सर पढ़ा रहे हैं वो सारा, भाई इतने लोग ने गेट क्रैक किया है आई गेट से, कोई कुछ नहीं, जो सर सब सर के नोट्स के अंदर का ही है। मैं इसरो के लिए प्रिपेयर किया, सर के नोट्स रिवाइज किया, इंटरव्यू के लिए मैंने सर के नोट्स पढ़े हैं, ठीक है। आपका बस ठीक है, आपको और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट्स वही हैं, बस वो कॉन्सेप्ट्स में अलग अलग स्ट्रेटेजी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको न्यू मिलेंगे टेस्ट सीरीज में, बट कोर कॉन्सेप्ट आपके वही हैं जो आपको पढ़ाया जा रहा है कोचिंग में, तो वो आपका स्ट्रांग है। क्योंकि आप एक बार गेट अच्छे से कर लेते हो ना, इसरो इसरो में मुझे ऐसा था कि मुझे जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ा। मैं बस जिस दिन था कि हाँ भाई इसरो आया है, मैंने सारे अपना गेट के नोट्स उठाए, गेट के नोट्स रिवाइज करना चालू कर दिया। ठीक है, आप और कर सकते हो, आप बुक्स बुक्स भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको पढ़ना है। कुछ कुछ सिनेरियो में मैंने भी बुक फॉलो की है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आया, मुझे लगा, मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई कि यार क्या है, चलो ठीक है थोड़ा पढ़ते हैं इसको डेप्थ में, तो मैं बुक बुक फॉलो कर लिया। तो अगर आपका मन है आप बुक फॉलो कर सकते हो।
बट इन जनरल जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है दैट्स मोर देन इनफ। हम्म। तो ठीक है बच्चों, लगे रहिए, अभी और भी इंटरेक्शन मैं कराऊंगा और भी लोगों से धीरे धीरे। और सभी लोग सिंसियर होके करिए, क्योंकि मैं इनके ग्रुप को जानता हूँ और काफ़ी लोगों का ग्रुप था इनके साथ में, और सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था फाइनल ईयर के अंदर में भी और प्री फाइनल ईयर में भी किया था। उसमें ऑनलाइन के बच्चे भी थे, शांतनु था तुम्हारे साथ में जो आईटी बॉम्बे। यस यस सर। ठीक है, तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। तो बच्चों लगिए, करिए सभी लोग, और मिलते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को, अद्वैत बहुत अच्छा थैंक यू लगा। सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आज वन वन थिंग, अगर आपको कोई डाउट होगा, वैसे तो सर हैं, बट इन फ्यूचर आपको कुछ बात करनी होगी तो दिस इज माई लिंक्डइन। अगर आपको अपार्ट फ्रॉम सर से अगर इन वन टू वन आपको कुछ बात करनी होगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो यू कैन रीच मी ओवर द लिंक्डइन। एंड यस, वी आर आई गेट फैमिली, हम हमेशा साथ में हैं बिकॉज हमें इतनी हेल्प मिली अपने सीनियर से। हम हमें हमारे सीनियर से हमेशा टच में थे, तो इफ यू इन फ्यूचर यू विल एवर रिक्वायर की बात करनी है, यस यू कैन एनी टाइम पिंग मी ओवर लिंक्डइन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और अद्वैत, ये वीडियो मैं क्या यूट्यूब पे डाल सकता हूँ? हाँ यस यस सर, डाल सकते हैं कोई ठीक है। दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है, जो कुछ बच्चे ऐसे थे जो नहीं आ पाए हैं तो वो लोग बोले कि सर हम यूट्यूब से देख लें, मैं कहा, कोई बात नहीं। यस यस श्योर श्योर। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट आपको भी अद्वैत, लगे रहो, यस आज आगे बढ़ते रहो। यस, थैंक जब यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। एंड जस्ट अच्छे से क्रैक करिए, हमें भी अच्छा लगेगा कि आईगेट से और कोई आ रहा है इसरो में। एक लेगेसी कंटिन्यू होनी चाहिए इसरो में, आईगेट का है, तो बहुत अच्छा लगेगा अगर ये यहाँ पर है कोई। एंड ऑल द बेस्ट फॉर इसरो एंड गेट 26 एज वेल। एक बंदे ने लास्ट डाउट जाते जाते पूछ लिया है कि आई एम फ्रॉम फेलिंग द टेक्निकल असिस्टेंट इसरो, आई एम थर्ड ईयर बीआईटी, हाउ टू प्रिपेयर दिस फर्स्ट टाइम। यस, टेक्निकल असिस्टेंट का थोड़ा डिफरेंट रहता है, जो एग्जाम पैटर्न रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्निकल असिस्टेंट इज लेवल 7, जो आप लेवल 7 का आपको डेजिग्नेशन मिलता है, एंड फॉर साइंटिस्ट इट्स लेवल 10। सो टेक्निकल असिस्टेंट में इंटरव्यू नहीं होता है, आपका एक रिटर्न एग्जाम होता है और एक स्किल टेस्ट होता है। तो रिटर्न एग्जाम में बेसिक बेसिक कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, एंड जो स्किल टेस्ट रहता है वहां पर आपसे थोड़ा HTML से कुछ बनवा, लाइक थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का वो स्किल टेस्ट होता है कि आपको कुछ कोड करने बोल दिए छोटा मोटा सा, कुछ HTML का कुछ वो दे दिए, तो उस टाइप का रहता है, तो उसमें आपको इंटरव्यू फेस नहीं करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, अंकित आप इससे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाना, जो भी डाउट होगा आप पूछ लेना। यस यस। चलो अद्वैत, मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।